नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जिसकी ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई थी। जी हाँ, ज्ञानवापी का मामला, जिसमें आज कार्बन डेटिंग पे फैसला आना था। कार्बन डेटिंग की जो अपील की गई थी उसको आज कोर्ट ने खारिज कर दी। अब इस फैसले के बाद कई तरह के हालात पैदा होंगे। क्या हिंदू पक्ष अब बड़ी अदालत का रुख करेगा या फिर और कोई राह निकालेगा? इसके अलावा वर्शिप एक्ट पर भी तमाम तरह की याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट तक में दाखिल हो गई हैं। वर्शिप एक्ट के तहत चलने वाले मामले में जब पिछली सुनवाई में राहत दी गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये इस श्रेणी में नहीं आता। इसके अलावा हम आगे की जो तारीखें हैं, यानी कि कल भी कुछ मामलों पे फैसला आना है। ज्ञानवापी में शिव श्रृंगार गौरी की जो पूजा होनी है उस पर भी फैसला आना है। उस पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है ये भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही ज्ञानवापी का मामला आज का नहीं है। ज्ञानवापी का मामला कई वर्षों पुराना है, जो बीच बीच में उठता रहा, फिर ठंडा पड़ता रहा, फिर उठता रहा। हाल ही में ज्ञानवापी का मामला सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह ये है क्योंकि अब जो हिंदू पक्ष है उसने, चाहे वो कोर्ट की राह हो और चाहे वो दूसरी तरह से मुखर होने की राह हो, उसको तेज़ कर दिया है। इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्ष है, इंतज़ामिया कमेटी है, वो भी अपनी तरह से चीज़ों को देख रही है, चाहे वो कोर्ट में अपना पक्ष रखना हो या फिर कोर्ट के बाहर अपना पक्ष रखना हो। यानी दो पक्ष हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों ही इस मुद्दे पर अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, अपने अपने पैतरे बदल रहे हैं और कोर्ट भी अपनी चाल से चल रहा है। अब इन मुद्दों के बीच में ज्ञानवापी किस तरफ जाएगा, ज्ञानवापी का मामला किस तरफ जाएगा? क्या कार्बन डेटिंग पे आगे आने वाले समय में अभी और अदालतों का रुख करना पड़ेगा? और ज्ञानवापी की डेटिंग, कार्बन डेटिंग को खारिज करने का कोर्ट का क्या मकसद था और उन्होंने किस आधार पे इसको मना किया? इन सब पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस समय सबसे पहले जुड़ चुके हैं हरिशंकर जैन जी। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी हरिशंकर जी, आज का जो फैसला आया है, कार्बन डेटिंग की जो मांग थी वो खारिज कर दी गई, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, अगर आज का फैसला आप सम्यक रूप से और पूर्ण रूप से पढ़िए तो आप पाएंगे कि कार्बन डेटिंग का जो आदेश आया है वो एक लिमिटेड पॉइंट पर है जी, कोई मेरिट पर नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि कार्बन डेटिंग अगर होती है या जीपीआर राडार सर्वे होता है तो किसी प्रकार की क्षति पहुंच सकती है। और 17 मई का आदेश सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जो है सुरक्षित रखा जाए। तो 17 मई का जो आदेश है उसको मेनली बेस बनाया है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, कोर्ट ने 20 मई का आदेश, जिसमें स्पष्ट आदेश था जी, कि कोर्ट पूरे केस का ट्रायल करेगा और जो एप्लीकेशंस, एंसिलरी एप्लीकेशन या मिसलेनियस एप्लीकेशन जो भी होंगी उनका निर्णय करेगा। तो कोर्ट ने 17 मई का आदेश तो संज्ञान में लिया, परंतु 20 मई का आदेश जो दिखाया भी गया था उसका संज्ञान नहीं लिया है। तो इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाकर उस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको क्लैरिफाई कराना है, नंबर एक। नंबर दो, ये लोग जो फैला रहे हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, कोई सेटबैक नहीं है, कोई सेटबैक नहीं है, ना सेट है ना बैक है, सीधे सीधे फॉरवर्ड है। एक सवाल ये है कि ये जगह जो इस आकृति निकली है वो फव्वारा की शिवलिंग है। इसकी जांच आज नहीं कल होगी। बिना जांच हुए इस बात को, चाहे हिंदू पक्ष की बात हो या मुस्लिम पक्ष की बात हो, कोई मान नहीं सकता। मानना पड़ेगा। तो जांच तो होनी है, जांच तो होनी है, आज हो या कल हो। जी क्षणिक फैसला है, ये क्षणिक फैसला है। जी हरिशंकर जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि आप कह रही हैं क्षणिक फैसला है, आपको लगता है कि जो हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है, ठीक है, तो
क्या बिना कार्बन डेटिंग के ये तय कर पाना मुश्किल नहीं होगा कि ये शिवलिंग है या इतने वर्षों पुराना था? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ा संशोधन कीजिए, कार्बन डेटिंग अलग कर दीजिए। जी मेरी दरखास्त यह है कि वैज्ञानिक जांच की जाए, जीपीआर सर्वे किया जाए, कार्बन डेटिंग और अदरवाइज जो भी मेथड हो उसको अपनाया जाए। जज साहब को अगर ये लगता था कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच से किसी प्रकार की क्षति पहुंच सकती है तो उनको एएसआई को बुलाना चाहिए था और एएसआई से पूछना चाहिए था कि आप बताइए कि क्या आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना क्षति पहुंचाए आप इसकी जांच कर सकते हैं, बिना कोई आधार, बिना किसी एविडेंस के। तो जज को भी नहीं मालूम कि साइंस क्या है, वकील को भी नहीं मालूम कि साइंस क्या है, तो ये निष्कर्ष कि क्षति पहुंचेगी वो निकाल ही नहीं सकते थे, वो निकाल ही नहीं सकते थे। ये मामला इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो उनका 17 का आदेश है और 20 मई का आदेश है उसके तहत क्या कोर्ट फैसला कर सकता है और क्या कार्बन डेटिंग होने से या वैज्ञानिक जांच होने से क्या कोई खतरा हो जाएगा। ये दोनों बातें कोर्ट देखेगी, इसलिए फैसला आधा अधूरा है और फैसला डिसाइड तो कुछ किया ही नहीं गया है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मेरिट पर एप्लीकेशन गलत है और नहीं ये कहा कि शिवलिंगम नहीं है, ये भी नहीं कहा है। तो मामला जो बड़ा अधूरा डिसाइड हुआ है, मैं कहूँगा हाफ हार्टेड जजमेंट, इट इज हाफ हार्टेड जजमेंट। जी तो बिल्कुल। इसकी सुनवाई होनी ये मैं कोर्ट ने तो आज अपने फैसले में बस इतना कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा अगर हमने इस पे कोई फैसला दिया बस तो। बिल्कुल इतनी सी बात कही है। तो मुझे यही दिखलाना है कि सुप्रीम कोर्ट में कि 17 मई और 20 मई का जो आदेश है क्या उसका उल्लंघन होगा, क्या इंटरप्रिटेशन ये सही है, इतनी बात दिखानी मुझे बिल्कुल क्लियर है जी इसीलिए हमको क्लेरिफाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। हम जाएंगे और जल्दी जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये कार्बन डेटिंग वाली बात पे तो ऑब्जेक्शन हो गया कि कार्बन डेटिंग करेंगे तो हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट में यही तो पक्ष की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 17-20 मई का वो स्वतः बड़ा क्लियर है कि कोर्ट उसके तहत कोई भी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकती है। दूसरा, क्या वैज्ञानिक जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अगला पक्ष कह रहे फाउंटेन है, फव्वारा है, या मैं कह रहा हूँ शिवलिंग है, तो कोई कैसे मालूम पड़ेगा कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है? तो जांच तो होनी है, जांच आज हो या कल हो, बस। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश क्लैरिफाई करेगी और उसके तहत हमारी बात फिर सुनी जाएगी। ये मामला अभी हाफ हार्टेड है, आधा जजमेंट है, ये जजमेंट पूरा नहीं है, तो आधी बात छूट गई है। इसका फैसला तो होना ही पड़ेगा। आपने हरिशंकर जैन जी, आपने ये कहा कि एएसआई के पास जाना चाहिए था, ये एएसआई को बोलना चाहिए था कि वो इस मामले को देखे। अयोध्या में भी यही हुआ, एएसआई ने अपनी जांच की, एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की। तो आपको लगता है कि उस तरीके से अगर चलें तो ये मुद्दा जल्दी हल हो जाएगा? देखिए, बात ऐसा है, हल होगा नहीं होगा तो बात की बात है। सबसे पहला सवाल ये है कि वो शिवलिंगम है, फव्वारा है, ये बात ओरल एविडेंस से नहीं हो सकती। अगर एक पक्ष कहता है फव्वारा है, एक पक्ष कहता है शिवलिंगम है, तो उससे बात नहीं बन सकती। इसका वैज्ञानिक जांच तो होनी पड़ेगी। बिना वैज्ञानिक जांच के कोई पक्ष नहीं कह सकता कि क्या है। तो जांच न करवाना न्याय की दृष्टि से, न्याय का विधिवत अगर कहा जाए कि न्याय का इनकार करना है, तो न्याय के दृष्टि से ये तो जांच होनी है। कोई कैसे कह सकता है कि क्या चीज़ है, क्योंकि ओरल एविडेंस ला नहीं सकते, किसी के पास नहीं होगी। और ये बात और सुनिए, ये 352-53 साल से दबा रहा है पानी के अंदर और इनविजिबल था, अदृश्य था। इतने दिन बाद तो प्रकाश में आया 16 मई को, तो 16 मई को प्रकाश में आया। वो कहते हैं क्या फव्वारा है, फव्वारा का पानी जाने का, पानी चलाने का
वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, फवारा हो गया। हमारा कहना है कि नीचे तक देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि शिवलिंग है बहुत नीचे तक गया है। ये सारी बातें तो एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होगी, इसमें खाली ओरल का कुछ नहीं बनेगा और कोई ओरल ला भी नहीं सकता। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, माफ कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस मामले के गहन में जाने के लिए और संपूर्ण न्याय करने के लिए ये जरूरी है कि इसकी जांच हो। और जांच से भाग कौन रहा है? मुस्लिम पर जांच से भाग रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जांच कर लो, अगला भी नहीं जांच मत कीजिए, जांच से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो जानते हैं असलियत क्या है, वो जानते हैं कि अगर जांच हो गई तो मालूम पड़ जाएगा शिवलिंग है। ये दिक्कत की बात है, इसीलिए विरोध किया जा रहा है। तो इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। जी, आपने अयोध्या केस भी आपने लड़ा, तो जी हाँ। जब एएसआई की जब सर्वे हुआ तो वहाँ पर भी कार्बन डेटिंग हुई थी, जिससे बहुत मदद हुई थी। हाँ, कार्बन डेटिंग ऐसे तो नहीं कह सकते, पर वहां पर रिपोर्ट आई थी और सर्वे के बाद आई थी, नीचे खुदाई हुई थी और बहुत चीजें मिली थी और ये उनकी रिपोर्ट आई थी कि एक पहले इस ढांचे को बनाने के पहले एक ढांचा था। और एक चीज और बताऊं, एएसआई के डायरेक्टर ने अभी कुछ दिन पहले टीवी चैनल पर आके इंटरव्यू में कहा था कि हम जांच करके पता लगा सकते हैं, जांच करके पता लगा सकते हैं, कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, बिना क्षति पहुंचाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय न्यायाधीश महोदय को पहले एएसआई से पूछना चाहिए था कि आप बस अगर आप जांच करेंगे तो क्या क्षति पहुंचाएंगे। उनका क्या बैरोमीटर था? आज जिला न्यायालय के सामने क्या बैरोमीटर था, कौन सा यंत्र था कि प्रिज्यूम कर लिया कि क्षति पहुंचेगी, जबकि साइंस ऐसा नहीं है। साइंस बहुत डेवलप कर गई है, उससे उसके जांच करने से, नीचे की मिट्टी का नमूना लेने से कहाँ पर कितना पुराना है सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ऐसा ही बस ऐसा है, इंस्ट्रूमेंट है। और भारत सरकार एएसआई को काफी मदद करती है, उनका काफी फंड है। एएसआई के पास सेक्शन 22 जो एक्ट है, मॉन्यूमेंट एक्ट, उसमें पावर है, कर सकती हो और कर रही है। अयोध्या के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ऑर्डर 26 रूल 10 है सीपीसी में, ये अमेंडमेंट द्वारा आया कि वैज्ञानिक जांच के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकती है, पहले नहीं था। ये वैज्ञानिक है इसलिए कि विज्ञान बहुत बढ़ गया है। जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, आप मान लीजिए हैंड राइटिंग का मामला है, हम कह मैं दस्तखत है, अगला कह मैं दस्तखत नहीं है, तो कैसे ओरल तो हो नहीं सकता, जांच होगी, जांच होगी। इसीलिए सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन कहता है, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। तो ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। अब माननीय न्यायालय ने कुछ 17 मई का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रमुख रूप से विचार नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि क्लैरिफिकेशन हो जाएगा और सुनवाई हो जाएगी उसके बाद होगी। जी, अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि जब आप लोग इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे तो उस वक्त आप लोगों ने क्या मांग की थी कि एएसआई का भी इसमें रोल होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब चीज़ें और अच्छी तरह से हो जाएंगी? जी हाँ, ये बात कही गई थी कि सारी टेक्निक एएसआई के पास है, हम वैज्ञानिक नहीं हैं, कोई वकील ना वैज्ञानिक हो सकता है, ना जज वैज्ञानिक है, तो एएसआई ही बताएगा कि इसमें सही बात क्या हो सकती है। और ये प्रिज्यूम कर लिया गया कि क्षति पहुंचेगी। कोर्ट के पास कोई व्यवस्था नहीं है जैसे कोर्ट जाने क्षति पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो ये तो कोर्ट ने जो किया है जरा थोड़ा न्याय से हटके किया है कि लोगों की मानसिक भावना को ठेस लग जाएगी। थोड़ा सोशल मीडिया में चल रहा है कि अगर हुआ तो भावना को ठेस लग जाएगी। अरे हम लोग मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, उस शिवलिंगम को चोट पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और कोई हिंदू कभी नहीं कहेगा कि शिवलिंगम को किसी प्रकार से हानि पहुंचाई जाए। वी आर फॉर मंदिर, वी आर हिंदूज, वी आर फाइटिंग फॉर दैट काज। हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो उनको पूछना चाहिए ना। अब न्यायाधीश महोदय ने नहीं पूछा है तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सामने रहेगा कि कौन सा बैरोमीटर है कि आप जान लें कि नहीं क्षति पहुंचेगी।
तो आज कैसे प्रिज्यूम कर लिया? जी, आज के फैसले से अफसोस हुआ आपको? काय का अफसोस? एक योद्धा कभी हार नहीं मानता और कभी अफसोस नहीं करता। योद्धा लड़ना जानता है। हम योद्धा हैं। हम हिंदू काज के लड़ रहे हैं, हम मंदिर के लड़ रहे हैं। और जब लड़ाई होती है तो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये लड़ाई का कायदा है। लड़ाई में आगे बढ़ते पीछे बैठते हैं। महाभारत हुआ था, कौरव पांडव का युद्ध हुआ था। कौरव के मरे थे, पांडव के मरे थे। आगे बढ़े, कहीं पीछे हटे, तो होता रहता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं हो गई, ना कोई दुख हुआ। हाँ, यह बात सही है कि तैयारी सुप्रीम कोर्ट की मेरी शुरू हो गई है। तो फैसला सुनने के साथ शुरू हो गई है। तो कब तक जाएंगे सुप्रीम? चैम्बर में बैठा। कब तक जाएंगे बिल्कुल। जैन साहब, कब तक जाने का इरादा है सुप्रीम कोर्ट? अब देखिए साहब, कल है शनिवार और इतवार, मैं कोशिश करूंगा 2 दिन में तैयार कर लूं। तैयारी में जुट गया हूं। मेरी पूरी लीगल टीम जुट गई है। मैं चैम्बर में बैठा हूं और काम मेरा चल रहा है। तो बहुत जल्दी करूंगा। मंडे ट्यूसडे तक आप मूव कर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? हो सकता है जस्ट पॉसिबल। जी पूरी जी कोशिश करूँ जल्दी करने की। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब। मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अमित पुरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। मतीन खान साहब हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग। और ब्रजेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अभी राजू दास जी जुड़ेंगे और सुभाष नंदन चतुर्वेदी हिंदू पक्ष के वकील भी जुड़ेंगे। इन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मतीन खान साहब के पास। मतीन साहब, ये बताइए, आज जो फैसला आया है, कार्बन डेटिंग को खारिज कर दिया है, आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस अंदाज में इसको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, भाई हम उस काशी नगरी की बात कर रहे हैं जो विश्वनाथ मंदिर का गेट जब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजती थी तो उससे गेट खुलता था। मगर इधर कुछ 8-10 सालों में, 8 साल के अंदर जिस अंदाज में मस्जिद मंदिर को जो एक मस्जिद में मंदिर को ढूंढने का जो एक प्रथा चलाई गई है, ये देश के लिए इस कदर ख़तरनाक है कि जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि देश की इकनॉमी चरमराती जा रही है, जीडीपी गिरती चली जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपसी सहमति से बातचीत करके सब कर लेना चाहिए था, जो भी कुछ बातचीत है। मगर इसको इस कदर पॉलिटिसाइज, अभी आप देख लें कि जिस तरह से मामला क्या था, 5 ख़वातीन थीं जो गई थी श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की इजाज़त के लिए कि साहब उनको साल में गालिबन 1 बार मिलती है, उनको रोज़ मिलना चाहिए। मगर वो मस्जिद के 10 मीटर के बाद श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो 10 मीटर के बाद है, उससे कोई इन कनेक्शन नहीं था। मगर ये पता नहीं क्या अंदाज़ को ले करके ये आ गए, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आ गए। और मस्जिद में आने के बाद जिस तरह से एक ड्रामा रचा गया सुनियोजित तरीक़े से, उसके मस्जिद के हाउस से जिस अंदाज में उसके फुहारे को जो है वो किया गया। और अभी जज साहब वहाँ पर फैसला भी नहीं सुना पा रहे थे कि रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं, पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है कि साहब अब ये नहीं देखा जा रहा है कि कितने बेरोज़गार हो रहे हैं, कितने जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, किसके घर मकान उजड़ रहे हैं, बेरोज़गारी का बदहाल है, हर आदमी परेशान है। मगर ये सिर्फ एक पॉलिटिसाइज़ करने के लिए जो मौजूदा सरकार है वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से लोगों को हिंदू और मुसलमान के शिकंजे में फंसाया जाए। सरकार का रोल कहाँ से आ गया है? तो कोर्ट की बात है, कोर्ट में एक हिंदू पक्ष है, वो कोर्ट में है, मुस्लिम पक्ष है, वो कोर्ट में। कोर्ट गया कौन है? पॉलिटिसाइज करने वाले लोग, उनकी पुष्टपनाही करने वाले लोग ही तो कोर्ट गए हैं। कोर्ट तो किसी के घर आ नहीं गया है। क्या आप बताइए साहब, हमारा क्या तो मतलब दोनों ही पक्ष पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आपका कहना? नहीं, दोनों पक्ष, वो तो सेफ गार्ड के लिए गए हैं। वही मस्जिद थी, वहाँ मस्जिद में नमाज हो रही थी, सारी चीज़ें चल रही हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। आपका कहना है कि हिंदू पक्ष जो है वो बिल्कुल उन्होंने वो पॉलिटिसाइज है, मुस्लिम पक्ष पॉलिटिसाइज नहीं है। नहीं, वो उसका क्या है, आप बताइए वो किसके लिए पॉलिटिसाइज करेगा? वो बीजेपी के लिए कर रहे, वो किसके लिए करेगा? जी, अमित पुरी जी से इसका जवाब लेते हैं। अमित पुरी जी, इनका कहना है कि जो हिंदू पक्ष है वो पॉलिटिसाइज है, यानी कि वो राजनीतिक एक रणनीति के तहत गया है। जो मुस्लिम पक्ष है वो पॉलिटिसाइज नहीं है, वो तो अपने बचाव में चला गया। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं फैक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है उसकी लाइट में आंसर करने की कोशिश करता
इस देश में एपॉलिटिकल क्या है, इस पर तबसरा, बहस, डिस्कशन, डेलिब्रेशन किया जा सकता है। जहाँ एक एक चीज़ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से तय होती हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई एपॉलिटिकल चीज़ नहीं होती अदर देन दी आर्मी, और आर्मी के भी टॉप डिसीजन पॉलिटिकल लेवल पे ही होते हैं। यहाँ आर्मी तय नहीं करती कि क्या करना है, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और सीसीएस की मीटिंग में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में तय होता है। तो वो तो जाने दीजिए, बहस का डायरेक्शन दूसरा होगा। अब हम आते हैं कि जो चीज़ें हैं, आज जो फैसला कार्बन डेटिंग के ऊपर आया, जो ज़ेरे बहस है, जिस पे आज की बहस है, वो कोर्ट ने तय किया, क्यों किया, कैसे किया, सही किया, एरोनियस था, नॉन एरोनियस जजमेंट था, ये सब चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट में कमिंग डेज में आएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का ऑर्डर पढ़ा जाए कि उसकी 20 मई के ऑर्डर के साथ कंजॉइंट रीडिंग की जाए कि उन्होंने पूरे मैटर को रिमिट बैक किया था लोअर कोर्ट के अंदर कि वो हर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक कंजॉइंट रीडिंग में, यानी एक साथ पढ़ने पे ही समझ में आती। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जिस पे बड़ी मासूमियत से अभी चर्चा हुई, मैं उसके ऊपर आता हूँ कि साहब वो श्रृंगार गौरी की पूजा की बात थी, पॉलिटिसाइज तो वहीं से शुरू हुआ ना वर्ड। ये मेरे सामने ऑर्डर रखा है डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का, और ये ऑर्डर की डेट मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। ये डेट है आई थिंक सो 12 सितंबर 2022, और जहाँ तक मुझे याद है जिस दिन ये ऑर्डर आया था, आपका चैनल श्रेय शुक्ला जी के साथ इसी टाइम पर हम बहस के लिए मौजूद थे, और उस दिन जो मैंने कहा था वही सारे सवाल का आपका उत्तर दे देगा। एक 4 लाइन पढ़ देता हूँ। इन पैरा 42 ऑफ द प्लेंट इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट इन द ईयर 1993 the government of Uttar Pradesh, without any authority of law and without passing any written order, directed the district administration of Varanasi to restrict the entry of devotees of Lord Shiva within Old Temple on all the days, and thereafter the devotees are allowed to worship within Old Temple on the 4th day of the Chaitra in the Vaishvik Navratra. अब सवाल यह है कि साहब, एक चुनी हुई सरकार पॉलिटिकल होती है कि नॉन पॉलिटिकल होती है? एक चुनी हुई सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करती है विदाउट एनी सब्सटेंशियल फैक्ट और कहती है जो हर दिन पूजा हो रही है उसे चैत्र नवरात्रि की 1 तारीख तक महदूद, सीमित, लिमिटेड कर दिया जाए। तो मेरे काबिल दोस्त मुतमईन होंगे मेरी बात से कि यह पॉलिटिकल फैसला था कि नॉन पॉलिटिकल फैसला था। सदियों से चली आ रही श्रृंगार गौरी की पूजा को क्यों रोका गया? हनुमान जी की आराधना क्यों रोकी गई? क्यों गणेश की वंदना रोकी गई? अगर एक सेकुलर स्टेट के पैरामीटर्स में आर्टिकल 25 किसी को भी अपनी पूजा अर्चना और इबादत करने का अधिकार देता है, और आपकी तो प्लेंटी मुस्लिम पक्ष की ये थी कि 600 साल से हमारी यहाँ मस्जिद कायम है, यही प्लेंट है। उसका नाम ज्ञान व्यापी क्यों पड़ा? वापी का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन 600 साल कहा ना। और दूसरी तरफ लोग क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों से न्यारी काशी में आदि शंकर भोलेनाथ का मंदिर कब से ज्वाजल्यमान है। यह सनातन संस्कृति की गणनाओं में कालातीत बहुत पार खड़ा। तो पॉलिटिकल फैसले हुजूर हमको मत बताइए। पॉलिटिकल फैसलों ने ही इस देश के अंदर चुनी हुई सरकार ने, मुलायम सिंह जी की 1983 में उन्हीं की सरकार थी। अब वो स्वर्गवासी होगा इसलिए मैं बहुत रिस्ट्रेन करके चीज़ों को कह रहा हूँ। पॉलिटिकल फैसला लिया था कि हिंदुओं की निर्बाध चली आ रही पूजा अर्चना को रोका जाए। तो जब आप एक फैसला लेंगे और दूसरा पक्ष जाके कोर्ट में कह रहा है कि कार्बन डेटिंग कर लीजिए, एएसआई का मसला कर लीजिए, वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, अमित पुरी कोई नहीं होते इसके ऊपर निर्णय करने वाले। ये भगवान दास रोड पे देश के संविधान के जो भगवान बैठे हैं वो तय करेंगे। उन्हीं का निर्णय था 17 मई का और उन्हीं का निर्णय था 20 मई का। अब लोअर कोर्ट ने उसे सही इंटरप्रेट किया कि गलत इंटरप्रेट किया, कंजॉइंट रीडिंग नहीं की। केवल ये 17 मई के ऑर्डर के अनुसार ये बॉर्डर सील है, इसलिए साहब इस एरिया के अंदर कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। अब ये उनका वर्जन ठीक है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। लेकिन ये मत कहिए
कि कोई पॉलिटिसाइज कर रहा है। पॉलिटिसाइज हुआ था तो 1983 में फैसला पॉलिटिसाइज हुआ था, जब एक वर्बल ऑर्डर से कालिदास मार्ग के काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना आराधना को बाधित और खंडित किया गया था। देश ये जानना चाहता है कि कालिदास मार्ग पे बैठे हुए लोग क्या काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा रोक सकते हैं, और अगर रोक सकते हैं तो वो एपॉलिटिकल फैसला है कि पॉलिटिकल फैसला है। देश ये जवाब जानना चाहता है। जी, मैं राजू दास जी का रुख करूंगा। राजू दास जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये बताइए कि अब चर्चा ये हो रही है कि आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें एक पक्ष जो है वो पॉलिटिसाइज है, तो आपको लगता है कि क्या धर्म राजनीति से प्रेरित होता है? नहीं, कहीं से कत्ते नहीं। देखिए, जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी मानसिकता के लोग, जिस प्रकार से समाज के बांटने वाले लोग, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, उनसे मैं सवाल पूछता हूं, भाई जब सिंगार गौरी की पूजन लगातार चल रहा था तो रोका किसने? किस बेस पे रोका? किस भाव से रोका? किस मजहब को खुश करने के लिए रोका? चलिए कोई बात नहीं, जिसने रोका वो आज हमारे बीच में नहीं है, कोई बात नहीं, क्षमा करिए। नंबर 2, जब इस बीच में जब एक भाव जगा कि अब कोर्ट के शरण लिया जाए, तो कोर्ट के शरण में जाने की जब तैयारी हुई तो अभी काबिल दोस्त एक बोल रहे थे कि पॉलिटिकल के नाते ऐसा हुआ, ये मेरा मस्जिद है, ऐसा है। तो इन्होंने वर्शिप एक्ट का मामला हवाला ये है, ऐसा है, तामझाम शुरू कर दिया। लेकिन साधुवाद है, कोर्ट ने इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, इतने वर्षों से सिंगार गौरी की पूजा चलते आ रहा था, माताओं को अनुमति दी जाए, तो बातचीत शुरू हुई। उसके बाद जब अंदर सर्वे का मामला आया तो हम तो संविधान को मानते हैं, हमको भगवान में भी आस्था है, संविधान में भी विश्वास है। तब जब कोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ सर्वे की जाए, तो सर्वे की जब टीम आई तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे तो जब इनके मजार पर, इनके मस्जिद में हिंदू जाते थे, कभी ये विरोध नहीं करते, कहते नहीं, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आइए 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 आइए, हम सबसे अच्छे हैं, सब बेकार है। लेकिन जब उस दिन वकील की टीम, बुद्धिजीवी वर्ग की टीम, जो सरकारी लोग थे, जब वो जाने के प्रयास किया, उनका कैसे आ सकते हैं आप, मस्जिद मेरा नापाक हो जाएगा, आप कैसे आ सकते हैं, तब इनका विरोध किया। उसके बाद जब वहां देखी जाने लगी दीवार को छूकर सफाई, अरे ये तो गलत कार्य है, हमारी दीवार को जो छुआ जा रहा है। उसके बाद जब आप देखिए कि अगर सांच को क्या आंच, आप देखिए कि जब वो ज्ञान वापी जो मंदिर है उसका पीछे का आकार जब आप देखोगे तो टूटे हुए मंदिर लटका हुआ दिखेगा। विश्व का कोई पहला ऐसा मस्जिद होगा जिसका नाम ज्ञान वापी मस्जिद होगा, उसके साथ साथ उसमें हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। कष्ट और भी बढ़ जाता है जब वजू खाने में भगवान भोले का प्रकट होते हैं, जब भगवान भोले की शिवलिंग मिलती है, तभी कहते हैं नहीं ये तो जो है हमारे फौहारा है। कष्ट इस बात की है, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम की बात तो होती है, लेकिन एक तो हम शुद्ध रूप से पहले ही धर्म के आधार पे मुझको ठगा गया, भारत माँ की एक हाथ काटी गई, लेकिन फिर भी हमने स्वीकार किया, सबको गले लगाया। यह कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अभी काबिल दोस्त बोल रहे थे, अरे ये तो महंगाई चल रही है, ये तो भाजपा ऐसी करा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? सरकार अगर आज मजबूती तरीके से स्टैंड लेती तो ये स्थिति पे हम नहीं पहुंचते। सरकार तो भी ध्यान ही नहीं दे रही। मुझको विश्वास है संविधान में, मुझको विश्वास है सनातन धर्म में, और मुझको विश्वास है जो भोले बाबा निकले हैं ना उसमें। जैसे हम अयोध्या में संवैधानिक तरीके से डे टू डे सुनवाई करा के साक्ष्य एविडेंस प्रमाण देकर आपने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद को नहीं माना, आपने देखा कि जिस प्रकार से आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, उस पे एक शब्द नहीं बोले कब बना, किसने तोड़ा, उस पे एक शब्द इनका नहीं आया। और तो और मेरे ऊपर ही मनगढ़ंत कहानियां लगाकर और थोप रहे कि हिंदू ऐसा कर रहा है। जैसे अयोध्या में हम साक्ष्य एविडेंस प्रमाण देकर मुकदमा को जीते हैं, वैसे ही ज्ञान वापी की मुकदमा को जीतेंगे आने वाले दिनों में, वहां पर भी भगवान भोले का मंदिर का निर्माण होगा। जी सुभाष नंदन जी, ये बताइए कि मुस्लिम पक्ष के लिए आज क्या ये फैसला क्या अंतर लाएगा, कितना अंतर लाएगा?
देखिए, अभी तक मैं आपके डिबेट को शुक्ला जी में सुन रहा था। सारी बातें इसी पे हो रही हैं कि न्याय की बात करना इस देश में, अपने अधिकारों की बात करना, अपने जो है कर्तव्यों की बात करना, इसको कहा जाता है कि राजनीतिज्ञ है। ये मामला न्यायालय में शुद्ध न्यायिक मामला है, इसमें राजनीति कहाँ से है? हम न्यायालय में दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, मुस्लिम भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, अपनी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे आदि विशेश्वर जो ये कमीशन के बाद जो है वजू खाने में छिपा के रखे गए थे, वो दृश्य हो गए जब सामने आए। उन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं कि भाई उसको आप जांच कर ले। न्यायालय पे भी हमें थोड़ा आश्चर्य होता है, भाई न्यायालय के आदेश हमारे लिए समझ लीजिए कि सम्माननीय है, हमारे लिए आदरणीय है न्यायालय का जो है ये आदेश, लेकिन हमें उनकी जो टिप्पणी उन्होंने जो आदेश में किया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। मैं पूछता हूं क्या कि धार्मिक भावनाएं आहत होने से क्या इस दबाव में न्यायालय जो है फैसला लेती चली जाएगी कि किसी की आहत न हो? क्या अगर उस शिवलिंग को आप जब कहते हैं कि फव्वारा है, शिवलिंग को जब लोग कहते हैं कि फव्वारा है, तो क्या वो शिवलिंग या वो आस्था आहत नहीं होती है? उससे ज़्यादा आहत होती है। हमने तो सिर्फ मांग किया था कि भाई बिना छुए, बिना नुकसान किए, बिना तोड़ फोड़ किए और बिना छुए, बिना आस्था को नुकसान पहुंचाए आप जो है उसकी जांच करवा लें। वैज्ञानिक विधि हो या कोई विशेषज्ञ ऐसा है जो जांच करके ये बता दे कि शिवलिंग है, क्योंकि हमारी आस्था जो है, हमारे भावनाएं तब ज़्यादा आहत होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं जब ये कहा जाता है कि वो जो है फव्वारा है। तो ये करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है उसको फव्वारा कह के, तब तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब न्यायालय की टिप्पणी पे भी हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि उनका आर्डर भाई हमारे लिए सम्मान योग्य है, उनको हम सर आंखों पे बैठाते हैं, लेकिन टिप्पणी से हमें थोड़ा सा खेद है। उन्होंने जो टिप्पणी किया, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश था कि जो है ये संरक्षित किया जाए। हमने भी कहा कि संरक्षण करिए और नुकसान न होने दीजिए, कहीं क्षतिग्रस्त न होने दें। हम तो स्वयं मांग कर रहे हैं, न्यायालय का भाई अधिकार है वो जो भी निर्णय ले ले, लेकिन होता यही है कि देश का दुर्भाग्य होता है, देश का दुर्भाग्य है ये जब आप अपने अधिकार की बात करेंगे, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो लोग कहते हैं कि राजनीति है। इसलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे बचना चाहिए, विवाद समाप्त हो, इसलिए हमारा प्रयास था। हमारे जो गुरु जो हमारे जो है सीनियर हैं जैन साहब, उनका प्रयास यही था कि किसी तरह से जो है इस विवाद को समाप्त कर दिया जाए। फव्वारे और शिवलिंग की जो भ्रम की स्थिति देश में फैलाई गई है, इसको समाप्त कर दिया जाए। इसका कोई दूसरा कोई रास्ता अगर न्यायालय के पास है तो बताए। चतुर्वेदी न्यायालय के पास ये ऐसी कोई बताइए विधि नहीं है। कल भी एक सुनवाई होनी है पूजा को न्यायालय लेकर, के पास तो उसमें पूजा को लेकर एक सुनवाई होनी है कल भी, उसको आप कितना अहम मानते हैं? जी, अरे भाई अभी तो हम लोग जो है माँ सिंगार गौरी के पूजन की बात कर रहे हैं, अर्चन की बात कर रहे हैं। जब यही हम लोगों का अभी जो है यही जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसको जो बाधित करने के लिए, रोकने के लिए तमाम शक्तियां लगी हुई हैं, तो आगे फिर दूसरे मुकदमे की हम क्या बात करें? कल जो मुकदमा है वो तो बाद की चीज़ें, पहले ये तो तय हो। हमारा जो फैसला, जितने सर्वे हो चुके हैं तमाम, हमने जांच का मांग किया है, जांच आज जो है निर्णय ले लिया न्यायालय की, ये जांच नहीं हो सकती है, पहले इस पर तो निर्णय तमाम चीज़ें आ जाए। फिर अभी तो तमाम चीज़ें बची हुई हैं और हमारे लिए तमाम रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता हमारा बंद है, हमारा रास्ता अभी सुप्रीम कोर्ट तक है। हमारे तमाम और भी हथकंडे हमारे पास है, हमारे न्यायालय में आज भी हमारे और भी जो है प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, उस पर हम लोगों को अपनी जो है आगे बढ़ना है। इसलिए जो है अब कल की तिथि के बारे में हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, ये जो है दूसरा विषय है। अभी हम माँ सिंगार गौरी के ही मुकदमे के संदर्भ में हम लोग जो है अभी जो भी हम लोगों का प्रयास है, इसी को सफल बनाया जाए। और ये जांच का विषय है, जांच करके ये तय कर लेना चाहिए न्यायालय को, और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। जी बिल्कुल। ब्रजेश जी ये बताइए कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो अभी ज्ञानव्यापी का मुद्दा हो, इसमें आस्था और भावना बहुत ज़्यादा है। मतलब आस्था और भावना पर ही टिका है पूरा मामला। और अगर कोर्ट की बात करें, अगर कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट ने एक पॉइंट देके कि जो हायर कोर्ट है उसने मना कर दिया था कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि उसका संरक्षण किया जाए। तो आपको लगता है कि संरक्षण और कार्बन डेटिंग में कुछ अंतर है, या कार्बन डेटिंग होने से कुछ दिक्कत आ सकती है उसके संरक्षण में? हाँ देखिए सुरेश जी, ये बहुत आसान मामला नहीं है
और मुझे नहीं लगता है कि जो निचली अदालत है इस संबंध में कोई बहुत बड़ा फैसला इस तरह के दे सकती है कि कार्बन डेटिंग वास्तव में बड़ा संवेदनशील मसला है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब अब बिल्कुल एकदम आंख बंद करके निर्णय हो जाए, और ये इतना आसान नहीं है कि जैसे यदि इतने आसान होता अयोध्या का मामला इस सैकड़ों साल तक क्यों चलता। अब इसकी लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई आगे जाएगी। हिंदू पक्ष का ये कोशिश जरूर रहेगी। वास्तव में जो अयोध्या में हुआ है, अयोध्या में जब एक बार हो गया कि वहाँ की खुदाई होगी, वहाँ देखा जाएगा नीचे क्या है, और वो एक टर्निंग पॉइंट था सारे मामले की। ठीक वही चीज़ अब यदि ज्ञान वापी में होता है और ये आ जाता कि साहब ये 800 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, तो ये इसका एक मैसेज अलग जाता। और हिंदू पक्ष इस बात का प्रयास करते रहेंगे। अभी आज का निर्णय आया है, वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो सारा मामला ये, इसके दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक बात तो वास्तव में है क्या कि जो राजनीति की भी बातचीत हो रही, राजनीति के हिसाब के कारण ही सारा मामला उलझता है। अब जब पूजा होती थी यहाँ पर श्रृंगार गौरी की, अब उसको पूजा को यदि आप सीमित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन ये मुद्दा उठेगा, ये सारे लोग जानते हैं। उसी तरह उठा, आप याद करिए उस फरवरी के उस निर्णय 86 के निर्णय को, कि जब पूछा कि साहब ये किसके आदेश से हुआ, ये ताला किसके आदेश से बंद किया गया, तो साहब सारे लोग कह रहे थे साहब आदेश कोई नहीं था, ये एक प्रशासनिक आदेश था उसमें। तो कोर्ट ने कहा खोलो मुझे प्रशासनिक आदेश का, जब कोर्ट का आदेश ही नहीं है और बंद किए हो ताला तो खोलो। ठीक उसी तरह ये जो श्रृंगार गौरी की पूजा थी वो एक प्रशासनिक आदेश से रोक दिया आपने। इससे स्थितियाँ उलझती हैं। जो परंपराएं चल रही हैं उसको चलने दिया जाए तो इतना ज़्यादा आग नहीं लगती है जितना उसको रोकने से लगती है। तो जो लोग कहते हैं कि साहब राजनीति तो हर जगह है, जब लोकतंत्र में राजनीति के बिना कुछ हो ही नहीं रहा, और लोग इसमें हर पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, हर पार्टी घुसी हुई है। तो सर जी मुझे लगता है कि ये जो कार्बन डेटिंग का मामला है ये बहुत लंबा खींचेगा, बहुत ज़्यादा। इसमें कारण क्या है कि हिंदू पक्ष चाहेगा कि एक बार एक परिणाम सामने आ जाए कि साहब कितने वर्ष पुराना है। बचपन से आप भी सुनते रहे होंगे, मैं भी सुनता रहा हूँ, कितना सच है कितना गलत है मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात लोगों के एक दिमाग में बसी हुई है, हिंदुओं के, उनके बाकायदे चर्चा में रहती है। वो जब बताते जाते हैं वहाँ पर तो कहते हैं कि साफ बिल्कुल साफ दिखता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और उसके ऊपर उसके तमाम तर्क देते हैं कि कैसे जो नंदी है वो बाकायदे मस्जिद की तरफ मुँह किए खड़ा, दुनिया में कहीं नहीं इस तरह देखा गया है। तो जब उनके दिमाग में है तो यदि हिंदू पक्ष चाहता है कि ये भी आ जाए तो इससे भले ही कोई निर्णय न निकले, लेकिन एक ऐसा मैसेज चला जाएगा कि साहब देखिए ये साबित हो गया है, और हिंदू पक्ष इसको लेकर लड़ाई लड़ता रहेगा। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। जी मतीन खान साहब, जैसा आपने सुना कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्या बैठा के आपसी तालमेल के साथ ये चीज़ें हल नहीं की जा सकती? तो देखिए असल में मामला ये वहाँ से शुरू हुआ है कि जब सब बाबरी मस्जिद का मामला था तो उस वक्त यही नारा लग रहा था बाबरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब वीएचपी ने 3000 लोग मस्जिदों की लिस्ट दे दी। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी इनकी लिस्ट है वो लिस्ट ले करके बिल्डोज़ कर रहे हैं जा कर के सबको। जो तो बिल्डोज़र का मामला चल ही गया है कि मुलायम का बदला मुसलमान से लिया जाएगा। भाई मुलायम सिंह ने अगर अमित पुरी जी ने कहा कि साहब उन्होंने अगर 83 में कोई फ़ैसला गलत लिया है तो वो उसका जवाबदेह हो, उसका वो करें। मुसलमानों से क्या उसको लेना देना? क्या मुसलमानों ने ताला लगवाया था? मुसलमानों ने ताला लगवाया था कि आप मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ देंगे? श्रृंगार गौरी का अलग मामला है। श्रृंगार गौरी की पूजा थी, भाई उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर के ज़रिए से बंद कराया था, आप खुलवा लीजिए। आपको मस्जिद में जा कर के और उसके गुसल खाने, उसको वज़ू खाने में जा कर के और उसको कार्बन डेटिंग, ये सब मामला सिर्फ़ और सिर्फ मनाफरत को फैला करके जवाबदेही सरकार न दे,
लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उसका जवाब न दे। ये सब चीज़ बनाया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिसाइज है, सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए। बाबरी मस्जिद के मामले में आप देखिए, बीजेपी जहाँ 2 सीटें हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद के मामले में कूदे, पूरे कश्मीर कन्याकुमारी से कहाँ तक यात्रा निकाली, और उसमें कितना बड़ा फसादात हुए, कितना लोगों, मुझसे पहले लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। मैं ये जानता हूँ कि बंगाल और बिहार वगैरह में अभी बता रहे थे हमारे हनुमान दास जी, गालिबन नाम से मुझ थोड़ा राजू कर दास रहा हूँ, राजू दास जी, तो वो बेसिकली आप देखें कि बंगाल और बिहार में कुछ जगहें ऐसे मकानात हैं मुसलमानों के, वहाँ शिवलिंग है ऑलरेडी, वो नहीं उसको तोड़ रहे हैं, नहीं उसको जो है वो कर रहे हैं, उनके यहाँ बना हुआ है, वो नहीं भाई आस्था नहीं रखते, वहाँ नहीं पूजा अर्चना हो रही, वो अपने बंद है। अब वो उसको भी कह दे कि साहब ये भी मंदिर है। ये कौन सी टेंडेंसी चल गई है भाई? क्या मंदिरों की कमी है, क्या चीज़ है? ये सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना, मुसलमानों को हैरेस करना, उनके नकाब को, उनके खाने को, उनके वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, उनकी मस्जिदों को टारगेट करके, ये सिर्फ हिंदूज़ को पोलराइज करके ये बनना चाहते हैं कि साहब मैं ही हिंदुओं का सबसे बड़ा अमित पुरी जी, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुओं का हितैषी बनना चाहते हैं, इसी वजह से मुसलमानों को टेरराइज किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने तमाम लोगों को वो करके और आज सत्ता में विराजमान है। मैंने एक ही चीज़ शुरुआत में कह दूं, उसके बाद सारी बात करूंगा। मैंने जितनी शांति से सभी लोगों की बात को सुना है, अपेक्षा करूंगा कि अपने अवसर आने पर उसका तीखे से तीखा जवाब दे, लेकिन बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे। एक सवाल आया कि मंदिरों की क्या कमी है, फिर सवाल आया था पहले पॉलिटिसाइज करना, उसका उत्तर दिया तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया। फिर आया मुलायम का बदला मुसलमान से क्यों? इस सरकार का तो मकसद ही यही है। अरे भाई, काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़े हुए प्रकरण में जितनी भी कार्रवाई हुई, यह सारी की सारी कार्रवाई न्यायालय के फैसले से हुई, कहीं अलग से नहीं हुई। अगर कमीशन हुआ, कमीशन को रोकने की बात हुई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट किया गया कि एट ऑल कॉस्ट आप सेंट्रल पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस लेकर के कमीशन कराएंगे और कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, यह सब कोर्ट ऑर्डर से बाज़ाब्ता हुआ। और कोर्ट ऑर्डर का मतलब बीजेपी ऑर्डर नहीं होता। पहली बात, मेरे सामने एक आदेश और रखा है 16 मई का, और 16 मई के आदेश में जो बात कही गई कि कमीशन में पाया गया एक महत्वपूर्ण साक्ष्य आया है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि वह इसे सील कर दे, और जिलाधिकारी वाराणसी को भी आदेशित किया जाता है वह मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे। यह योगी आदित्यनाथ जी का फैसला नहीं था मेरे दोस्त, यह 16 मई के न्यायालय का फैसला है। और वो महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिला था भाई? वो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला था कि वहां पर शिवलिंग पाया गया है। ठीक, किसके आदेश से पाया गया? कोर्ट के आधार पर कमीशन हुआ, उससे पाया गया। किसका प्रवेश रोका जाए ये हम नहीं तय कर रहे, ये कोर्ट तय कर रहा है। कार्बन डेटिंग होगी नहीं होगी ये कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा। अब सवाल आया कि साहब पॉलिटिसाइज, तो मैंने उत्तर दिया कि मुलायम सिंह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ये काम किया गया था। आप कह रहे हैं मुलायम सिंह का बदला मुसलमान से क्यों ले रहे हैं? अच्छा, एक आम मुसलमान, ईमान और अकीदे वाले मुसलमान की पूरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश रहती है कि अल्लाह एक काम कर दे, हज़ बैतुल्ला की ज़ियारत करने के लिए मौला मुझे मौका दे। ये जो सरकार पे आरोप लगा कि ये बहुत ही निकम्मी सरकार है, ऐसी सरकार वैसी सरकार, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैशिंग, उसी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के तहत हज़ बैतुल्ला की ज़ियारत करने के लिए जो एक आम मुसलमान का पूरी ज़िंदगी में सपना है, उसका कोटा 5 गुना किसने बढ़ाया? उस शख्स ने जिसके नाम को आप लेकर तबर्रा पढ़ते हैं, उसका नाम है हिंदुस्तान के महबूब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
उनकी सरकार ने, जिस सरकार पे तफरका और तसूबियत का आरोप आप पानी पी पी के लगाते हैं, उस सरकार ने यह फैसला लिया। और यह खाली इकलौता फैसला नहीं है मेरे दोस्त, चरखी और दादरी में जब प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें मरने वाले अकलियत के लोग थे, तो उनकी आखिरत के दिन उनके ईमान का फैसला कौन करेगा ये तो आपका मजहब जाने। लेकिन तदफीन करने का काम करने के लिए उन लाशों को जब कोई छूने नहीं जा रहा था, तो बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां पर गए थे। उमाश्री भारती भी उसके अंदर खड़ी थी, तब किसी को तफरका नजर नहीं आया। जब तदफीन के लिए लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, मेरे पास इसलिए समय दोहरी बातें मत कीजिए। जाऊंगा अभिषेक, अब आज का जो फैसला आया, अब उसके आगे आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और आगे की जो सुनवाइयाँ होनी है उनको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ये तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे अयोध्या में था। सुप्रीम कोर्ट कहते कहते थक गया कि आप लोग बैठ के बात कर लो, आपस में सुलझ लो, इस मामले को ख़त्म करो। उन्होंने एक मीडिएशन की एक कमेटी भी बना दी थी। लेकिन ये बात तय है कि आपस में बैठ के तो मामला सुलझेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, अगर ये मामला बाहर सुलझने वाला होता तो बाहर कब का सुलझ गया होता। तो अयोध्या के बाद अब ये काशी तैयार है और मथुरा भी इंतज़ार कर रहा है। तो ये बात सही है कि कितने वाद इसमें दायर हो चुके हैं। कोई भी फैसला आएगा तो ऊपरी बेंच पे जाएंगे, वहाँ से कोई निर्णय आएगा तो सबसे बड़ी कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो चलते रहना, और अंतिम में निर्णय सबसे ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट से होना है। ये भी बात ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने वाद हो रहे हैं, एक निर्णय आ रहा है, उससे ऊपर की बेंच में जा रहे हैं, ऊपर की कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये तो चलते रहना है। और ये कोर्ट की जो प्रक्रिया है, यानी दोनों पक्ष लगभग ये तय कर चुके हैं कि हमें न्यायालय पर ही भरोसा है, न्यायालय जो कहेगा उसी पर भरोसा है। देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया जो चल रही है उसके पीछे जो समाज के बीच में जो चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो हेट्रेट पैदा हो रहा है वो बहुत अच्छी बात नहीं है किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए, किसी भी समाज के लिए। तो निर्णय कोर्ट का होगा, सब लोग सम्मान करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा जब बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के, बिना किसी के हस्तक्षेप के ये कोर्ट से बाहर ही मामला ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन खान साहब आपका शुक्रिया, ब्रजेश शुक्ला जी आपका शुक्रिया, अमित पुरी जी आपका शुक्रिया, और सुभाष जी आपका भी शुक्रिया, अभिषेक पांडे आपका शुक्रिया। आपने सुना कि किस तरह से इस पूरी चर्चा में ये बात निकल कर सामने आई कि आस्था और भावना जो है वो अपनी अपनी तरह से चलती है, लेकिन कोर्ट अपनी तरह से चलता है। और अगर कोर्ट में ज्ञानव्यापी की बात करें तो उसकी राहें अभी बहुत दूर हैं। आपने देखा होगा तमाम एप्लीकेशंस डाली गई हैं, तमाम याचिकाएं पड़ी हुई हैं, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ये रास्ता लंबा है। एक पक्ष ये भी कहता है कि बाहर बैठ के चीज़ें तय करी जा सकती हैं, लेकिन जो हमारा भूत है, यानी कि जो भूतकाल है, वो ये बताता है कि अयोध्या के केस में क्या हुआ। अयोध्या के केस में मीडिएशन की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही, और अंततः कोर्ट ने ही इस मुद्दे का भी हल किया, यानी कि अयोध्या के मुद्दे का हल किया। अब ज्ञानव्यापी का भी रास्ता उसी तरह चलता हुआ दिख रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब हिंदू पक्ष कब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है और अपनी किस तरह की दलीलें रखता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।